ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल है क्या, कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि बहुत जब से एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, उनके एटॉमिक मासेस और उनके सिंबल्स का प्रोसेस शुरू हुआ। बर्जीलियस का नाम आता है कि उसने एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए करना शुरू किए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। और उसके बाद फिर आगे फर्दर वर्क चला के उसकी क्लासिफिकेशन के उनको किसी ऐसी तरह तरतीब दिया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो एक ही साथ पाए जाएं, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो उनसे डिफरेंट रहें। तो मींस कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना शुरू होगी, ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो इसकी जरूरत पेश आई कि अगर हम इस तरह से इसको अरेंज कर लें एलिमेंट्स को कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हों वो सेम पोजीशन पर आए, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हों वो डिफरेंट पोजीशंस पर आए। तो इसी को ही हमने नाम दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। जिसके बाद एक जो डिफाइंड टर्म पीरियोडिक टेबल की आई। पीरियोडिक टेबल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर टू कोरिलेट देयर प्रॉपर्टीज, कि या टेबुलर फॉर्म इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि ऐसी तरतीब या ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सिस्टमैटिक वे में किसी प्रॉपर्टी की बेस पर क्लासिफाई किए गए हैं, उसको हम पीरियोडिक टेबल का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो और पीरियोडिक फार्मूला क्या होता है, या पीरियोडिक फंक्शन के जिस प्रॉपर्टी की बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन जो है वो सजेस्ट किए। जैसे डुब्रीनियर ने कहा कि हम एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की फॉर्म में जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। ट्राइएड्स की फॉर्म में कैसे, कि तीन तीन एलिमेंट्स का पेयर बना देते हैं, जिसमें जो दो एलिमेंट्स होंगे कॉर्नर वाले, उनका एवरेज लेंगे तो दरमियान वाले एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास निकल आएगा। इसी तरह फिर जो न्यूलैंड था उसने कहा कि नहीं, न्यूलैंड्स ने क्या कहा, न्यूलैंड्स ने कहा कि हम जो है उसको क्लासिफाई कर देते हैं आठ आठ एलिमेंट्स के ग्रुप में। आठ आठ एलिमेंट के ग्रुप में कैसे, कि जो हर आठवां एलिमेंट होगा उसकी पहले वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मिल रही होंगी। तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स का उसको नाम दिया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आई कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद लूथरमेयर ने भी इसी पे वर्क किया। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन टेबुलर फॉर्म, वो मेंडलीव ने दी थी। अगर एमसीक्यू आ जाता है कि फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज सजेस्टेड बाय, तो डुब्रीनियर नहीं आएगा, न्यूलैंड नहीं आएगा, मेंडलीव। क्योंकि पहला जो टेबुलर फॉर्म के अंदर इस पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था वो मेंडलीव ने किया था। उससे पहले डिफरेंट पीरियोडिक फंक्शन जरूर आ रहे थे, लेकिन प्रॉपर पीरियोडिक टेबल नहीं आ रहा था जो कि मेंडलीव ने दिया। तो मेंडलीव ने फर्स्ट सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज किया था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। 1869 के अंदर उसने 63 एलिमेंट्स को, मेंडलीव ने 1869 के अंदर 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो उन 63 एलिमेंट्स को उसने जब अरेंज किया तो वो उसका पाइनियर वर्क था। पाइनियर वर्क में उसने जब इनको ऐसे अरेंज किया, क्योंकि पहले ऐसी टेबुलर फॉर्म नहीं आई थी, और बेस किस बेस पर उसने अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बेस पर जब उसने किया तो 8 ग्रुप्स के अंदर एंड 7 पीरियड्स, टोटल 63 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था। लेकिन इसमें बहुत से ड्रॉबैक्स है, कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे। प्लस पॉइंट में क्या था, फर्स्ट जो प्लस पॉइंट था इसका वो ये था कि इसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इसने दिया। तो उसके बाद सेकंड क्या था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिस्टमैटिक वे में आ रही थी इसमें। सेकंड क्या था, कुछ इसने एलिमेंट्स सजेस्ट किए जो अनडिस्कवर्ड थे, सजेस्टेड न्यू एलिमेंट्स कि जो कि अब अनडिस्कवर थे, उनकी इसने प्रॉपर्टीज भी बता दी कि उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये उनके एटॉमिक मास होंगे और ये इस पोजीशन पर आ रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में। तो इस बेस पर इसका पाइनियर वर्क था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था कि इसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर लिया कि वो प्रॉपर्टी सेम आ रही है सेम एलिमेंट्स की, और वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे तो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, और बाद में जिस टाइम कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जैसे जर्मेनियम और बाकी, तो उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही थी।
तो फिर उसके प्रोडक्ट टेबल को सराहा गया कि उसने बड़ा अच्छा वर्क किया, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसने जिस बेस पर क्लासिफाई किया था, एटॉमिक मास की बेस पर क्लासिफाई किया था, वो कोई यूनिवर्सल फंक्शन नहीं था बन सकता कि जिसकी बेस पर हम क्लासिफाई करें और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम एलिमेंट्स की एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएं। तो फिर क्या था, क्यों नहीं आ सकती? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं, टिन के 11 आइसोटोप्स हैं, कि एटॉमिक मास तो अलग हो गया हर आइसोटोप का। तो क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए 9 पोजीशंस, 5 पोजीशंस, 3 पोजीशंस दी जाएं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब है कि अगर हम एटॉमिक मास की बेस पर करते हैं तो हमें तो एक एक एलिमेंट के लिए 10-10 पोजीशंस रखना पड़ जाएंगी, क्योंकि उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास हो गया। तो इस वजह से एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा, ये जीरो ग्रुप में नोबल गैसेस को रखा था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको एंड में रखा गया, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं हो सकती थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं हो सकती थी, तो फिर उसको भी ऐसे अरेंज नहीं था किया जा सकता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है अनडिफाइंड रही कि हाइड्रोजन को किस तरह से कहाँ पे अरेंज किया जाए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं बाकी एलिमेंट से डिफरेंट थी। तो ये उसके प्रोडक्ट मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में ड्रॉबैक्स थे। एक ड्रॉबैक ये भी था, इसने 1, 2A और 2B की एलिमेंट्स, 2A जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स हैं। इसके साथ ही 2B जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, इनको एक ही ग्रुप में मर्ज कर दिया। हालांकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, 2A की डिफरेंट हैं। तो ये 3-4 ड्रॉबैक्स थे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स वाला, एटॉमिक मास की बेस पर क्लासिफाई करने वाला, 2A और 2B को कंबाइन कर देने वाला। तो इनको ही ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट पीरियोडिक फार्मूला आया, नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन आया, मूजले पीरियोडिक टेबल कह देते हैं उसको, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह देते हैं। तो वो जो आया वो इसके बाद आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इशू बन गया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि हम जब एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसके बहुत एडवांटेजेस हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है सेम ग्रुप में आ रहे होते हैं, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, तो इसी वजह से वो एक ही ग्रुप में आ रहे होते हैं। तो ग्रुप नंबर से हम उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे इसकी NS1 है सबकी, इसकी NS2 है, NS2NP1 है, NS2NP2 है, NS2NP3 है, NS2NP4 है, NS2NP5 और आखिर में कंप्लीट हो जाता है तो NS2NP6 हो जाता है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हमने उसको क्लासिफाई कर लिया। दूसरा, सेम प्रॉपर्टीज वाले सेम ग्रुप में आ गए। 2A और 2B की पोजीशन जो है डिफाइन होगी, अलग-अलग हो गए। तो ये सारे इसमें ब्लॉक्स बन गए। एस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्ट लेफ्ट राइट साइड पर हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्ट राइट साइड पर हैं, दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और बॉटम में जो अलग से दो ग्रुप बनाए गए हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें ब्लॉक्स की भी सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए। जो एक जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपस में मिलती हैं, डी ब्लॉक और इसी तरह एफ ब्लॉक। तो ये क्लासिफिकेशन जो है रिलेटिवली बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये अनजस्टिफाइड है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये अनजस्टिफाइड है। ये इसको हम नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी सारी मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक जैसी है, तो ये अनजस्टिफाइड है। इसी तरह हीलियम जो है ये डिफरेंट है बाकी नोबल गैसेस से। क्यों? क्योंकि बाकी सारी नोबल गैसेस जो हैं उनमें NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में, और इसमें सिर्फ NS2 है। ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही है, मींस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो स्टेबल हो गया। बाकी सारी ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं।
और कोई भी रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक चीज ज़हन में रख लें, यूनिवर्सल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, ना डुप्लेट रूल ना ऑक्टेट रूल। कुछ एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और कुछ की वैलेंसी ऑक्टेट रूल से भी बढ़ जाती है। मींस ऑक्टेट रूल के 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गए तो वो स्टेबल हो गया, लेकिन कुछ जो है 8 से भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल SF6 है, PCl5 नेगेटिव है, तो ये सारे जो हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। या इसी तरह BH3 है, बुरान के हाइड्राइड्स हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं हालांकि B2H6 की फॉर्म में जाकर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फॉलो, सारे कंपाउंड जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ डुप्लेट को फॉलो करते हैं, कुछ ऑक्टेट को, और कुछ एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल मतलब 8 से ज्यादा भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। कल काफी डिटेल में आप डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स को, तो अब हम उसको फर्दर उस तरह से नहीं, कुछ चीजें बस हम देख लेते हैं। एक तो ये कि ये 1A 2A 3 4 5 ये जो ब्राउन कलर से शो हो रही हैं सारी मेटलाइड्स हैं, कल आपने डिस्कस किया है। 11 गैसेस हैं नॉन मेटल्स के अंदर, बाकी जो है टोटल 18 नॉन मेटल्स हैं। ये सारी चीजें जो है डिस्कशन हो चुकी है। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो स्कैंडियम से जिंक तक फर्स्ट 3D सीरीज कह लें या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहती है। दो तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो जिनके अंदर F सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो जिनके अंदर D सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। ये सारा D ब्लॉक जो है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये F ब्लॉक वाले सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें F सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। टोटल 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हैं। तो उससे आगे हम चलते हैं, 118 जो है उससे आगे हम क्या करते हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक, अब पहले यूरोपियन जो क्लासिफिकेशन थी और नॉर्थ अमेरिकन, उसमें 1A और 1B की फॉर्म में डिवाइड किया गया था, ए ग्रुप और बी ग्रुप। लेकिन जो अब आईयूपैक की एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है, आईयूपैक ने उनको सबको ही सीरीज वाइज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक, कि 1 to 18 हैं ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूपैक। जबकि पहले नॉर्मल एलिमेंट्स को ए ग्रुप और दूसरों को बी ग्रुप में रखा जाता था। तो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें जो कॉइनेज मेटल हैं कॉपर, सिल्वर और आयरन, ये तीनों को कॉइनेज मेटल बोला जाता है क्योंकि ये कॉइन्स बनाने के लिए यूज होती थी। इनकी मेलेबिलिटी और डक्टाइलेबिलिटी मींस इनको शीट्स की फॉर्म में और वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, तो इस वजह से इनको कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। और बेस्ट कंडक्टर भी होती हैं ये तीनों मेटल्स, सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर कॉपर। तो ये 1B ग्रुप कहते हैं इनको, कॉइनेज मेटल। इसको हम कॉइनेज मेटल का नाम दिया जाता है। और ये 2B ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है नेचुरली एग्जिस्ट जो करते हैं। इन तीनों को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। नॉन टिपिकल क्यों? क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या करते हैं कि दोज एलिमेंट्स इन विच डी और एफ सब शेल इन इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, कि वो कंप्लीशन की प्रोसेस में है, उसको हम डीप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। लेकिन इनमें तो डीप सबशेल कंप्लीट है जिंक, कैडमियम और मरकरी में। तो ये तीनों जो हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाती हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन किया है बच्चे ने कि मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल एंड डक्टाइल से मुराद है कि इनको इजीली प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके शीट्स की फॉर्म में या वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मींस इनमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि इनको हम इजीली वायर्स की फॉर्म में या जो है शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है, और वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको डक्टाइल एबिलिटी बोला जाता है, कि वायर की फॉर्म में एक, जैसे गोल्ड है, उसकी 1 ग्राम गोल्ड को आप 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड वायर की फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, इतनी ज्यादा डक्टाइल है ये। तो ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट सारे येलो से।
जो नीचे दो ग्रुप्स हैं, दो रोज हैं, ये दोनों जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लैंथेनम और एक्टेनियम ये वैसे यहाँ पर आते थे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि इनसे मैच करती हैं बाकियों से, तो फिर इनको लैंथेनाइड्स के साथ ही रखा जाता है। वैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लैंथेनम भी और एक्टेनियम भी, लेकिन प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती हैं तो इनको एक्टिनाइड्स के साथ, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी किया जाता है। अब मैं बात जैसे कर रहा था कि पूरे प्रोडिक्ट टेबल में एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड है, जो कि ब्रोमीन है, और एक मेटल है जो कि लिक्विड है, वो मरकरी है। गैलियम भी लिक्विड होता है, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो तो वो लिक्विड है, उससे नीचे वो सॉलिड होता है। इसी तरह सीजियम भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लार्ज साइज है, मेटेलिक फोर्सेस वीक होती हैं, लेकिन वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाए तो लिक्विड है, वैसे रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड ही होता है। तो दो चीजें हैं, जो एक मेटल लिक्विड है और एक नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर। आगे हम इसको देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे प्रोडिक्ट टेबल से रिलेटेड, कि आप खुद को टेस्ट करें कि लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा है प्रोडिक्ट टेबल का, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकती हैं चीजें। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो लार्जेस्ट ब्लॉक तो हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें 40 एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 40 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 4 सीरीज हैं। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 4 सीरीज हैं, हर सीरीज में 10 एलिमेंट हैं, तो टोटल 40 एलिमेंट्स आ गए। जैसा कि इसमें स्कैंडियम सीरीज, यट्रियम, लैंथेनम और फिर एक्टिनियम, तो ये 40 एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये लार्जेस्ट जो है ब्लॉक है। इसी तरह सेकंड आ गया लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, 6 पीरियड जो है। पहले में 2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 8 एलिमेंट है, तीसरे वाले में भी 8 एलिमेंट है, चौथे में 18 एलिमेंट है, 8 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन, पांचवें में भी 18 एलिमेंट है, 8 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन, छठे के अंदर 32 एलिमेंट है, 32 कैसे, 8 नॉर्मल 10 ट्रांजिशन और 14 ये 14 ये, तो फिर टोटल कितने हो गए 32। 6 के बाद 7th आ जाता है, वो भी लॉन्गेस्ट पीरियड में ही आएगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट है अभी। हाँ, पीरियोडिक टेबल में एक और चीज हम देख लें, पीरियोडिक टेबल में नेचुरली एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स हैं वो यूरेनियम तक हैं। यूरेनियम के बाद ये जितने भी रेड फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, ये सारे सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं बाय दी डिसइंटीग्रेशन और बाय दी रेडियो आइसोटोपी। आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स हैं ये सारे यूरेनियम के बाद, तो इसी वजह से इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ये सारे सिंथेटिक हैं या लैब के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। यूरेनियम तक नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा, जो सबसे नीचे और फर्स्ट कॉलम में है, वो सीजियम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम डिस्कस नहीं करते, सीजियम मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट में। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है लिथियम आ जाएगा, जो सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल भी सीजियम है। इसी तरह मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पर है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है, और इसी तरह हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, कल को मैं इनकी डिटेल आपको। यूरेनियम के बाद एक्टिनाइड सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनियम है, तो वो सारे लैब के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं। और इसी तरह जो इसमें भी डी ब्लॉक के अंदर भी रेड की तरह रेड फॉर्म में आ रहे हैं, वो सारे भी लैब के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, वो सारे भी सिंथेटिक हैं। तो रेड फॉर्म में आखिरी 2 लाइनें जो लिखी गई हैं, डी ब्लॉक की आखिरी लाइन और एक्टिनाइड की आखिरी लाइन में जो रेड से लिखे गए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर जैसे है, सॉरी, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सिंथेटिक हैं, लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। तो आज इसको बच्चे यहाँ तक हम रखते हैं। कल इसकी आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो हम कोशिश करेंगे कल थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगाएं,
और ये कंप्लीट हम कर लें। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनसे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वंडरवाल रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, फजन्स रूल। तो ये कल हम कोशिश करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली जो चलती हैं उनको डिस्कस कर लें। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज कल हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे, और अगर हम कंप्लीट कर गए तकरीबन 1.5 घंटे में अपना टॉपिक सारा, तो फिर उसके बाद आपको मैं एमसीक्यूज भी दूंगा इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। लेक्चर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी जो रिकॉर्ड किया कंप्लीट। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें आप। नहीं, लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर का है। लिथियम सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। चार्ज ओवर साइज रेशियो अगर आप उसका देखें तो वो लिथियम मोस्ट, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो -2 पे चला जाता है, -2.82 आई थिंक सो। तो वो मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर आ जाता है। कल हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ आएंगे आगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब आप नमाज पढ़ लें, थोड़ा टाइम ले लें, उसके बाद अजहर साहब की 6:40 पे क्लास है तो वो ज्वाइन करेंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।